नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के पेडागोजी के मॉक टेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम 15 पेडागोजी के मॉक टेस्ट करेंगे। ठीक है, हिंदी में कुल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो 30 क्वेश्चन होते हैं वो 15 पेडागोजी होते हैं और 15 हिंदी से गद्य और पद से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो गद्य पद को हम किसी अगली वीडियो में करेंगे, समझेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन उसके पूछे जाते हैं और किस तरीके से पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे हिंदी की पेडागोजी से। ठीक है, कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और उसमें समझेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जितने भी हम लोगों ने हिंदी की पेडागोजी का वीडियो देखे थे उन्हीं से संबंधित हमको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट का आज पहला दिन है। ठीक है, हम धीरे धीरे क्वेश्चन को बढ़ाएंगे, लेकिन आज 15 क्वेश्चन को हम करते हैं। ठीक है, और समझते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें है कि लिखते समय स्वयं से बातें करना तथा अपूर्ण अक्षर या शब्द लिखना कौन सा भाषा संबंधित विकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो भाषा विकार में हम लोगों ने समझा था कि कौन कौन से भाषा विकार होते हैं। ठीक है, तो उससे संबंधित हमको क्वेश्चन देखने को मिल गया। ठीक है, तो देख लेते हैं। इसमें लिखा है कि लिखते समय स्वयं से बातें करना तथा अपूर्ण अक्षर यानी कि पूर्ण अक्षर नहीं, अपूर्ण अक्षर या शब्द लिखना कौन सा भाषा संबंधित विकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन दिया है डिसलेक्सिया, दूसरा है डिस्ग्राफिया, तीसरा है डिस्कैल्कुलिया और तीसरा है डिस्पेजिया। ठीक है, इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया लिखने संबंधित विकार होता है। ठीक है, यानी कि जब हम लिखते हैं तो अच्छी तरीके से लिख नहीं पाते हैं, अक्षरों को अच्छी तरीके से लिख नहीं पाते हैं, उसको अच्छी तरीके से बना नहीं पाते हैं, तो उसको हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। डिसलेक्सिया क्या होता है कि डिसलेक्सिया में पढ़ने संबंधी जो विकार होता है उसको हम डिसलेक्सिया कहते हैं। ठीक है, इसके बाद डिस्कैल्कुलिया का है कि जब हम चीजों का गणना नहीं कर पाते हैं तो उससे संबंधित जो विकार होता है उसको हम डिस्कैल्कुलिया कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला आता है डिस्पेजिया। डिस्पेजिया में क्या होता है कि कोई चीजें हम अच्छी तरीके से बोल नहीं पाते हैं तो उसको हम डिस्पेजिया कहते हैं, यानी किसी शब्दों का उच्चारण अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं तो हम उसको डिस्पेजिया कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा वो है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया में लिखने संबंधित विकार होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डिस्ग्राफिया। ठीक है, इसके बाद अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा। दूसरा क्वेश्चन है कि बहुभाषिक कक्षा भाषा शिक्षण में किस रूप से कार्य करता है। यानी कि जो बहुभाषी होती है, जो बहुभाषिक होता है, बहुभाषिक मतलब कि बहुत सी भाषाओं का प्रयोग जिन कक्षाओं में होता है वो भाषा शिक्षण में किस रूप से कार्य होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया। पहला है संसाधन के रूप में, दूसरा है आकलन में बाधक, तीसरा है भाषा सीखने में बाधक और चौथा है शिक्षक के लिए जटिल चुनौतियां। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है कि बहुभाषिक जो है वो कक्षा में संसाधन के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, यानी बहुभाषिक मतलब कि अगर अध्यापक कोई बहुभाषिक मतलब अलग अलग भाषाओं के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करता है बच्चों को, तो उसमें बच्चों में अलग अलग भाषाओं का ज्ञान होगा और उनमें समझ विकसित होगी। ठीक है, यानी कि कुछ बच्चे जो होते हैं हिंदी बोलते हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, तो उन बच्चों में हिंदी इंग्लिश का जब भाषा का प्रयोग होगा तो बच्चे दोनों भाषाओं को सीखेंगे। ठीक है, तो ये संसाधन के रूप में कार्य करता है बहुभाषा। ठीक है, इसके बाद अगला है तीसरा। तीसरा है कि एक शिक्षक बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधित त्रुटियों पर अधिक कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। यानी कि एक शिक्षक है, बच्चों की जब भाषा संबंधित जब त्रुटियां होती है तो उस पर अधिक कठोर प्रतिक्रिया देता है, और प्रतिक्रिया में क्या देता है कि उन्हें उन्हें ही इंगित करते रहता है और शिक्षा का बच्चों के प्रति यह व्यवहार बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी कि इसका कहना है कि एक शिक्षक जो है बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी जो त्रुटियां होती है उन्हीं उनको कठोर रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त करता है और उन्हीं को इंगित करता है कि तुम्हारे में ही गलतियां है। ठीक है, तो शिक्षक के प्रति ये जो व्यवहार होते हैं बच्चों पर क्या प्रभाव डालेगी, इसको हम देख लेते हैं। इसमें दिया गया है पहला है ये करने से बच्चों की भाषाई त्रुटियों में सुधार होगा, तो ये गलत है। दूसरा है बच्चों की भाषाई अभिव्यक्ति को अवरुद्ध कर सकता है। ठीक है, तीसरा है बच्चों की कठोरता से त्रुटि निकालने पर ही समझेंगे, बच्चों की कठोरता से त्रुटि निकालने पर ही समझेंगे। और चौथा है उपयुक्त में सभी। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो है दूसरा, कि बच्चों की भाषाई अभिव्यक्ति को अवरुद्ध कर सकता है। यानी कि जब बच्चों में हम गलतियां निकालेंगे
तो बच्चा बोलना भी चाहेगा तो वो डर के मारे या टीचर से, अध्यापक से, शर्म के मारे अपनी जो भी भावनाएं हैं वो व्यक्त नहीं कर पाएगा, जिससे उसकी भाषा में अवरुद्धता उत्पन्न होगी। ठीक है, तो इसमें से जो दूसरा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो शिक्षक को बच्चों में अगर गलतियां हो रही हैं तो उसके लिए उनको कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए और बतलाना चाहिए कि ये चीजें गलतियां हो रही हैं तो इसको सुधार कीजिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दूसरा। ठीक है, इसके बाद अगला चौथा है प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के विकास में प्रयुक्त प्रक्रिया या प्रक्रियाएं हैं। यानी कि प्राथमिक स्तर पर जब हम लिखने जाते हैं तो विकास में प्रयुक्त प्रक्रिया या प्रक्रियाएं कौन सी है। ठीक है, तो पहला है मनपसंद विषयों को चुनाव करना। यानी कि जब हम प्राथमिक रूप से लिखने जाते हैं ना, जब शुरुआती रूप से लिखने जाते हैं तो हमें कौन सी प्रक्रियाओं को उपयोग करना चाहिए। ठीक है, पहला है मनपसंद विषयों को चुनाव करना, करके लिखना। ठीक है, ये भी सही है। दूसरा है विभिन्न विराम चिन्हों का समझ के साथ प्रयोग करना, ये भी ठीक है। अपनी कल्पनाओं से कहानी, कविता आदि लिखना। ठीक है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, यानी कि सभी चीज सही है। ठीक है, तो इसमें जो है जब हम प्राथमिक स्तर पर लिखने जाते हैं तो मनपसंद विषयों को भी चुनाव करके हम अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, और विभिन्न विराम चिन्हों को समझ के साथ भी प्रयोग करके लिख सकते हैं, और अपनी कल्पनाओं से कहानी, कविता आदि भी लिख सकते हैं प्राथमिक स्तर पर लेखन पर। ठीक है, ये इसका चौथा राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद अगला है पांचवा, एक शिक्षिका प्रतिदिन निम्नलिखित गतिविधि आयोजित करती है। तो कक्षा को 5 के समूह में बांटकर उन्हें समूह में बातचीत के लिए दिन प्रतिदिन विषय देती है। बाद में प्रत्येक समूह में से एक एक विद्यार्थी को लेती है तथा उन्हें पूरी कक्षा के सामने एक समूह के रूप में बातचीत करने के लिए कहती है। वह किसे बढ़ावा देने का प्रयास करती है। यानी कि इस प्रश्न में कहा गया है कि एक शिक्षिका है जो कक्षा के 5 समूह में बांटती है, कक्षा को जो है 5 समूह में बांटती है और उन्हें आपस में बातचीत करने के लिए दिन प्रतिदिन विषय देती है। ठीक है, कोई भी टॉपिक देती है और बाद में उन बच्चों में से एक एक बच्चे को निकालकर एक समूह बनाती है और कक्षा में प्रस्तुत करती है बोलने के लिए। ठीक है, तो ये करके शिक्षिका उनमें क्या बढ़ाने का प्रयास कर रही है। ठीक है, ये प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें पहला है आधारभूत अंतर व्यक्तित्व संप्रेषण कौशल, यानी कि बेसिक इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। दूसरा है संज्ञानात्मक रूप से उच्च भाषाई निपुणता। तीसरा है विमर्श करने की क्षमता। चौथा है सामूहिक चर्चा। ठीक है, इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है पहला आधारभूत अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल, यानी कि बेसिक बेसिक इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उनमें जो अध्यापिका है उनके अंदर आधारभूत जो अंतर्व्यक्ति संप्रेषण कौशल है उसको जागृत करना चाहती है। ठीक है, यानी कि उनके अंदर जो अंतर्व्यक्तित्व, यानी कि जो अंदर की जो भावना है वो बात के रूप में लोगों के सामने आए, अपनी भावनाओं को सामने करे, ये चीज उनके अंदर विकसित करना चाहती है टीचर। ठीक है, इसके बाद अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है। यानी कि नीचे दिए गए जो कथन है वो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है, इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो पहला है भाषण, वाद विवाद और कविता पाठ में भाग लेना। दूसरा है भाषा को अपने परिवेश और अनुभव को समझने के माध्यम बनाना। तीसरा है गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं जानना। चौथा है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और वचन की शुद्ध पहचान करना। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है दूसरा भाषा को अपने परिवेश और अनुभव को समझने का माध्यम बनाना। यानी कि जो प्राथमिक स्तर पर जो भाषा सीखने के लिए महत्वपूर्ण उद्देश्य और संकेत है वो भाषा को अपने परिवेश और अनुभव से समझना और उसका माध्यम बनाकर बोलना। ठीक है, ये प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के उद्देश्य माने जाते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद अगला है भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, पहला है भाषा कौशल एक दूसरे से संबंधित होते हैं। दूसरा है भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तीसरा है भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, और चौथा है भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि कौन से कौशल
संबंध में, भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें से जो तीसरा है, भाषा कौशल एक क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, ये गलत है, क्योंकि जो भाषा कौशल के क्रम होते हैं शुभोपाली, यानी कि सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। शुभोपाली, शुभो यानी कि सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है, ये क्रम होता है। तो इस इन क्रमों से ही भाषा कौशल कोई जरूरी नहीं है कि सीखा जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो है, इसका राइट आंसर होगा वो है भाषा कौशल क्रम में ही अर्जित किए जाते हैं, ये गलत है, ठीक है। इसके बाद अगला है आठवां। आठवां है समावेशी कक्षा के उद्देश्य को पूरा करने वाली गतिविधि है, यानी कि समावेशी कक्षा के उद्देश्य को पूरा करने वाली गतिविधि कौन सी है। समावेशी कक्षा हम लोगों ने सीडीपी में पढ़ा था। समावेशी कक्षा वो होती है जिनमें सभी बच्चों को एक साथ बैठाकर उनको पढ़ाया जाता है, सबको एक बराबर समझा जाता है, ठीक है, उसको हम समावेशी शिक्षा कहते हैं, ठीक है। इसमें से जो ऑप्शन दिया गया, पहला है बालकों को पढ़ने पर जोर देना, दूसरा है बालकों को पढ़ना सीखने पर जोर देना, तीसरा है प्रतिभाशाली बालकों को सबसे पहले बोलने का अवसर देना, ठीक है, चौथा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशेष स्कूल में भेजना, ठीक है। तो ये जो है इसमें इसका राइट आंसर होगा दूसरा, बालकों को पढ़ना सीखने पर जोर देना, ठीक है, पहला नहीं होगा। उसमें कहा गया है पढ़ने पर जोर देना, इसमें पढ़ने सीखने पर जोर देना, ठीक है। तो इसमें इसका दूसरा राइट आंसर होगा कि समावेशी कक्षा का उद्देश्य बालकों को पढ़ना सीखने पर जोर देना है, ठीक है। इसके बाद अगला है नौवां क्वेश्चन है। नौवां क्वेश्चन है कि शिक्षक द्वारा बालकों से मौखिक और लिखित कार्य करना भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। यानी कि शिक्षक द्वारा बालकों से मौखिक और लिखित कार्य कराना भाषा शिक्षण के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन है क्रियाशीलता का सिद्धांत, दूसरा अभ्यास का सिद्धांत, तीसरा है जीवन समन्वय का सिद्धांत, चौथा है अनुकरण का सिद्धांत, ठीक है। तो इसमें से जो है इसका राइट आंसर होगा वो है क्रियाशीलता का सिद्धांत। इसके बाद अगला 10वां देखते हैं। 10वां है कि विचारधारा थी कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास एक सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया है जिसमें बच्चे बड़ों से तथा अधिक अनुभव साथी से सहायता प्राप्त करके सीखते हैं, ठीक है। यानी इसमें पूछा गया है कि कौन सा ऐसा मनोवैज्ञानिक था जिसका विचारधारा था कि बच्चे जो है संज्ञानात्मक विकास और एक सामाजिक मध्यस्थता की प्रक्रिया से जुड़ के बच्चे बड़ों से या अपने अधिक जानकार से उनके अनुभव से सहायता प्राप्त करके चीजों को सीखते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने सीडीपी में पढ़ा था। ये वाइगोस्की का सिद्धांत है, यानी एमकेओ यानी मोर नॉलेज में अदर का कंसेप्ट दिया था कि अपने से अधिक जानकार से जो बच्चा होता है वो चीजों को सीखता है और उनका अनुसरण करता है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे में भाषा का भी विकास होता है और उसके अंदर अधिक जानकारी भी होती है मोर नॉलेजेबल अदर से, यानी एमकेओ से, ठीक है। इसके बाद अगला है 11वां क्वेश्चन। 11वां है छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने से संबंधित है, यानी छात्रों में शब्द भंडार किस तरीके से वृद्धि की जाती है, वो किससे संबंधित है। तो पहला है भाषा में समृद्ध वातावरण तथा उसका भरपूर उपयोग, दूसरा है भाषाई विविधता से पूर्ण वातावरण, तीसरा है पठन के दौरान आने वाले नए शब्दों पर ध्यान आकर्षित करना, ठीक है। तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है उपरोक्त में सही, यानी चौथा आंसर इसका सही होगा, क्योंकि सब छात्रों में शब्द भंडार भाषा संबंधित वातावरण से भी वो अपने भरपूर रूप से सीख सकता है, भाषाई विविधता से पूर्ण होकर वातावरण में सीख सकता है, और तीसरा है पाठन के दौरान आने वाले नए नए शब्दों से आकर्षित होकर बच्चे भी शब्द भंडार सीख सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं। अगला है 12वां, अधिगम के सिद्धांत के रूप में रचनावाद का विश्वास है, यानी कि अधिगम के सिद्धांत के रूप में रचनावाद का क्या विश्वास है, ठीक है। तो पहला है इसमें बच्चों के कक्षा का शिक्षण के माध्यम से नवीन ज्ञान को प्राप्त करना, दूसरा है भाषा संरचनात्मक अभ्यास के द्वारा सीखी जाती है, तीसरा है शिक्षक सभी शिक्षार्थी की एक ही तरह से सीखते हैं, सभी शिक्षार्थी एक ही तरह से सीखते हैं, और चौथा है बच्चे अपने पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखते हैं, ठीक है। तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो है
तो इसका राइट आंसर होगा चौथा, बच्चे अपने पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है तेरहवा। तेरहवा है पठन आराम करने की शुरुआती चरण बालकों को झिझक को दूर करने की में उपचारात्मक वाचन है। यानी कि जब बच्चे शुरुआत में कोई चीजें बोल नहीं पाते हैं, बोलने में झिझकाते हैं, तो उनको दूर करने के लिए कौन सा उपचारात्मक वाचन है। ठीक है, पहला है समवेतन वाचन, दूसरा है मौन वाचन, तीसरा है व्यक्तिगत वाचन और चौथा है आदर्श वाचन। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो समवेत वाचन। समवेत वाचन में क्या होता है कि ये दो बच्चे या कई बच्चों मिल मिल के चीजों को जोर जोर से बोलते हैं, तो उनसे क्या होता है कि बच्चे की जो अंदर बोलने की झिझक होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर होगा वो समवेतन वाचन। इसके बाद अगला है 14वां क्वेश्चन कि व्याकरण की बारीकी का आकलन किस तरीके से होता है। ठीक है, तो व्याकरण का जो आकलन होता है, व्याकरण का बारीकी का आकलन कैसे होता है। ठीक है, तो पहला इसमें है नियमों के परिभाषा पूछ पूछ के कर सकते हैं। दूसरा है संदर्भ युक्त सामग्री का प्रयोग करके कर सकते हैं। तीसरा है परीक्षा में व्याकरण के अधिक प्रश्न पूछ कर सकते हैं। और चौथा है उपयुक्त में सभी। ठीक है, तो इसमें से जो इसका राइट आंसर है, इसमें से जो इसका राइट आंसर है वो है दूसरा, संदर्भ युक्त सामग्री का प्रयोग करके हम व्याकरण की बारीकी को आकलन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला है 15वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि भाषा तब सबसे सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती है जब, इसमें ऑप्शन दिया गया है। पहला है भाषा शिक्षण कठोर हम रवैया अपनाते हैं। दूसरा है भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो। तीसरा है भाषा की पाठ्य पुस्तक में अधिक से अधिक पाठ का समावेशन हो। और चौथा है भाषा नियम कंठस्थ कराया जाए। ठीक है, तो भाषा तो सबसे सहज एवं प्रभावी रूप से सीखी जाती है जब भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो। यानी कि भाषा तभी सहज रूप से और प्रभावी रूप से सीखा जा सकता है जब भाषा का उद्देश्य हमको पता होगा किस लिए सीखना है और क्यों सीखना है। जैसे मान लीजिए कि हमको इंग्लिश सीखना है, तो इंग्लिश का उद्देश्य अगर हमारे अंदर होगा, यानी कहीं पर हमको प्रयोग करना होगा, तभी हम उसको प्रभावी रूप से सीख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये पेडागोजी के 15 क्वेश्चन रहे हिंदी के, हम लोगों ने समझा। इससे संबंधित क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं भर भर के सीटेट में, तो आप लोगों ने समझ गए होंगे। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दूसरी मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।